अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और पाकिस्तान की बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। जी हाँ, पंजाब की चीफ मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जी हाँ, इन्होंने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है और बताया ये गया है कि जी पंजाब पुलिस की पासिंग आउट परेड में जो है वो मरियम नवाज ने उनकी यानी कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की और उनका यही कहना है कि वो साथ देना चाहती थी पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनका और उनको बताना चाहती थी कि जी गवर्नमेंट उनके साथ है और वो अच्छा काम करके दिखाएं यकीनन। लेकिन पंजाब पुलिस खैर बहरहाल पाकिस्तान में काफ़ी बदनाम है और उसकी एक वजह ये भी है कि अक्सर गलत सलत लोगों को केसेस में फंसाती रहती है और कई तरह के जो एलिगेशंस है वो पंजाब पुलिस पे लगते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में अगर कोई किसी पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो वो बहरहाल पंजाब पुलिस है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज उतनी ही खूबसूरती से जो है अपनी पंजाब पुलिस को ठीक करेंगी और उसमें कई तरह के चेंजेस लाएंगी जितनी खूबसूरत वो खुद है। और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को पंजाब में खास तौर पे जो पुलिस से शिकायतें हैं वो दूर की जाएंगी। बात करेंगे एक बार फिर यूएई की और हम ये बता दें कि जी यूएई में जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन $4 मिलियन का बीफ जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। बताया ये गया है कि जी पाकिस्तान ने जो है तकरीबन $4 मिलियन का एक्सपोर्ट करना है बीफ और यूएई में देख पहले खैर पहले भी करते थे, पहले चिकन भी था और कई दूसरी चीजें जो है यूएई में एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन बाद में कुछ उसमें गड़बड़ हुई थी, कुछ चीजें सही नहीं निकली थी, तो यूएई ने ये सब कुछ बंद भी कर दिया था। एक बार फिर कहा गया है कि दोबारा एक्सपोर्ट शुरू की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ख्याल रखा जाएगा कि दोबारा शिकायत ना हो। बात करेंगे बलूचिस्तान की। जी हाँ, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बलूचिस्तान की है और बताया ये जा रहा है कि जी बलूचिस्तान के लिए एयर एम्बुलेंस शुरू की जा रही है। जी हाँ, सबसे पहली एयर एम्बुलेंस बलूचिस्तान के लिए शुरू की जा रही है और यकीनन बलूचिस्तान हमारे यहाँ का ऐसा प्रोविंस है जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, जिसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और उनकी क्या शिकायतें हैं। इसी वजह से वहाँ पे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनको नहीं देखते, बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड्स जो होती हैं उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, तभी केपीके और साथ-साथ बलूचिस्तान हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा प्रोविंस है जिसमें लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं, अक्सर प्रोटेस्ट करते भी दिखाई देते हैं। मिसिंग पर्सन्स का इश्यू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब हुआ ये है कि जी एक बार तो कह दिया गया कि एयर एम्बुलेंस शुरू की जा रही है, लेकिन साथ-साथ अगर मिसिंग पर्सन्स के इश्यू के ऊपर भी काम किया जाए तो अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि बलूचिस्तान या केपीके के लोग इतने नाराज नजर आते हैं कि कई बार तो ये तक बात की जाती है कि वो ये भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मगर बात सारी ये है कि उसके बाद हम किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि जी वो भड़का रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलतियां नहीं देखते कि हमारी गवर्नमेंट से, हमारे स्टैब्लिशमेंट से ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग इस किस्म की बात करते हैं या केपीके के लोग नाराज होते हैं। तो यकीनन गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को इस तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है कि बलूचिस्तान के लोगों की जो डिमांड है वो पूरी की जाए, उनको उनका राइट दिया जाए ताकि वो बार-बार परेशान भी ना हो। और इसमें यकीनन एक अच्छा स्टेप जो लिया है गवर्नमेंट ने, वो यही लिया है कि इस वक़्त उन्होंने एयर एम्बुलेंस जो है वो पंजाब की तरह बलूचिस्तान से भी शुरू की जा रही है। बात करेंगे भारत की और राजनाथ सिंह साहब की। जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब वही जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान को कह रहे थे कि घुस के मारेंगे, और वही राजनाथ सिंह साहब जो हैं इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसको कि मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी नापसंद किया गया। लोगों ने काफ़ी कहा कि जी मोदी जी ने ऐसे कैसे मुस्लिम्स को कह दिया। और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और पाकिस्तान के बाकी चैनल्स के ऊपर भी इस सिलसिले में काफ़ी लोगों ने शोज़ किए, काफ़ी बड़े-बड़े टीवी एंकर्स जो हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर बात की, डिबेट्स की और उसके बाद हुआ ये कि हामिद मीर साहब जो कि हमारे एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी कई तरह के लोगों ने बात की कि जी ये इन्होंने गलत सुना और गलत उसके बाद उस बात को कहा और उसको अपनी करेक्शन नहीं की और इस किस्म की कई चीज़ें
हामिद मीर के बारे में भी की गई। लेकिन अब राजनाथ सिंह साहब का कहना ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है, पीएम नरेंद्र मोदी, उनके बारे में राजनाथ सिंह साहब का कहना ये है कि इलेक्शंस के लिए उन्होंने कभी भी रिलीजन को इस्तेमाल नहीं किया है। चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे जो मर्जी रिलीजन हो, कभी भी पीएम मोदी ने इलेक्शन में जीतने के लिए या इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए रिलीजन का सहारा नहीं लिया है। ऐसा कहना है राजनाथ सिंह साहब का, और उनके साथ कई दूसरे भी बीजेपी के लीडर्स थे जिन्होंने यही बात की। अब देखते हैं कि इसके बाद जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खास तौर पे पाकिस्तान से तो खैर हो ही रहा है, लेकिन भारत से भी कई लोग, जिसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो भी काफी बढ़ चढ़ कर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो है अपनी हर पॉलिटिकल रैली में बात कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उस वक्त वो चाइना और पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। जी हाँ, ये थे राहुल गांधी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को धमकियां लगा रहे थे, तड़ियां लगा रहे थे, या शायद ये बता रहे थे कि इलेक्शन में इस बार वो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मोदी जी के जो साथी हैं, मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि मोदी जी एक बहुत भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शंस में जीत जाएंगे और अगले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही आएंगे। बहरहाल इलेक्शंस में इस तरह होता है, अपोजिशन इसी किस्म की बातें करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसलिए कि जवाब में मोदी जी भी ठीक ठाक किस्म का रिप्लाई करते हैं और ईंट से ईंट बजा देते हैं जो कोई सामने पोजीशन में से खड़ा होता है। मगर बहरहाल काफी इंटरेस्टिंग चीजें, पाकिस्तान आजकल तकरीबन हर रोज ही इलेक्शन की कवरेज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि कहीं भी और से न्यूज लेकर और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिपोर्टर भी जो है वो इलेक्शंस कवर करने के लिए नहीं गए हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के मगर टीवी चैनल्स जो हैं वो मुसलसल कवरेज दे रहे हैं भारत के इलेक्शंस को, जो कि यकीनन देनी चाहिए थी और देनी चाहिए भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है भारत, और वहां के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़े स्केल पे जो है कहा जा रहा है कि जी भारत के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सबकी नजरें भारत की तरफ हैं और इलेक्शंस के ऊपर भी यकीनन सब लोग सोच भी रहे हैं, डिबेट्स भी हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन आगे गुजरेंगे, बात होगी, तो हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और इस वजह से भी लोग बाहर निकलने में थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं कि किसी को गर्मी लग रही है या किसी को कुछ हो रहा है। अगर यही इलेक्शंस मई के स्टार्ट तक करवा लिए गए होते तो शायद पब्लिक ज्यादा बाहर आती, लेकिन आई होप कि पब्लिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी और बाहर निकलकर यकीनन वोट करेगी, जिस किसी को भी वोट करना चाहेगी। क्योंकि भारत की तरह जो हम कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पहले से ही पता है कि मालूम होता है हमें कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। तो यकीनन वहां पे वोटर्स की इंपॉर्टेंस है, वोटर्स के लिए लोग यकीनन रिक्वेस्ट भी करते होंगे लोगों को बाहर निकलने के लिए और वोट डालने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बात करते हैं एक बार फिर पाकिस्तान की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हटा दिया गया है। जी हाँ, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को उनकी सीट से हटा दिया गया है, और दूसरे कौन आएंगे, जैसे ही आए हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो इनको सिर्फ हटाया गया है उनकी सीट से। कराची में जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची गए थे, तो वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी ने शहबाज शरीफ साहब से ये भी कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, उनके साथ बातचीत की जाए, मिलकर काम किया जाए पाकिस्तान के लिए। उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी ने शहबाज शरीफ साहब से ये भी कहा है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो या चाइना, सभी के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए। जाहिर है हमारे चाइना के साथ तो फिर भी थोड़ी बहुत गुजारा चल जाता है, लेकिन ईरान के साथ भी टेंशन रहती है, अफगानिस्तान और भारत के साथ तो रहती ही है।
اس چیز کے اوپر بھی جو ہے کراچی میں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ملے شہباز شریف صاحب سے، ان کا کہنا یہی تھا کہ بھارت کے ساتھ بھی ٹرمز کو ٹھیک کیا جائے، ٹریڈ اوپن کی جائے، اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی کام کیا جائے، اور افغانستان کے ساتھ بھی جو ناراضگی ہے اس کو دور کیا جائے، اور تاکہ تمام بارڈرز پہ ٹینشن ختم ہو۔ مگر بات ساری یہ کہ ایران کے ساتھ جو کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کام کیا جائے، ایران کے ساتھ ٹریڈ کی جائے، تو اس میں پاکستان کہاں تک کامیاب ہو پائے گا؟ اس لیے کہ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ گیس پائپ لائن کی بات کی جا رہی ہے، جو ایران کے پریزیڈنٹ آئے تھے ان سے بات کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جی نہ صرف یہ کہ ٹریڈ کو جو ہے وہ تقریباً $10 بلین تک لے کے جایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ گیس پائپ لائن کے اوپر بھی کام کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کی بہت سے خیالات ہیں، مگر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کو اچھے سے معلوم تھا کہ گیس پائپ لائن کے اوپر کام نہیں ہو پائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، اور اب امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان پہ بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ جب پاکستان کو اچھے سے یہ معلوم تھا کہ سینکشنز لگ سکتی ہیں اور ایران کے اوپر آلریڈی سینکشنز ہیں، تو پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں لیا کہ وہ ایران کے ساتھ کام کرے؟ ایران کے ساتھ کام کرنے کا جو سوچا گیا، جو ڈیسیجن لیا گیا، یقیناً اس کے بعد پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو مزید ایک مصیبت میں پھنسا لیا ہے، کیونکہ اب اگر وہ کام نہ کرے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ، تو ایک بہت بڑا فائن جو ہے وہ یقیناً ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر لگ سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے کیا تو امریکہ سینکشنز لگا سکتا ہے۔ ابھی تک ایک روٹی یا ایک سالن یا ایک ہم نے انڈا تک ایسا نہیں ابالا ہے جو کہ گیس وہاں سے آئی ہو ایران سے، اور اس پہ پاکستانیوں نے ایک ٹائم کا کھانا بنایا ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں کے اوپر ایک بہت بڑا فائن آنے کے لیے تیار ہے، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہوگی جو 9 to 5 جاب کرتے ہیں، جو ٹیکس پیئرز ہیں یا میری طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنا پورے طریقے سے ایمانداری سے ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ان کے ٹیکس کے پیسوں سے اب یہ فائن بھرا جائے گا، کیونکہ امریکہ کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے، آخر ہم نے ورلڈ بینک بھی جانا ہوتا ہے، ہم نے IMF بھی جانا ہوتا ہے، اور ہم نے FATF سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان کے لیے اس وقت چاروں طرف اگر ایران کو لے کے دیکھیں تو صرف اور صرف مصیبت ہی کھڑی دکھائی دیتی ہے، جس میں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور اس مصیبت میں ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ڈالا ہے۔ ہم اگر کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ وہی حال ہو یا ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت بھی تو چابہار پورٹ پہ کام کر رہا ہے، تو یہ یقیناً ایک بہت ہی عجیب سا مذاق ہوگا، کیونکہ بھارت اکانومی وائز آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ بہت آگے ہے، اور اگر کوئی اپنے پیسوں سے کوئی چیز خریدتا ہے، اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، تو اس کی چاہے وہ کوئی کنٹری ہو یا کوئی انڈیویجول ہو، یقیناً اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ادھار کے پیسے پہ زندگی گزارتا ہے اور ادھار کے پیسے پہ ہی اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ ایک دم یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اگر کام نہ کیا اس گیس پائپ لائن کے اوپر، تو تقریباً $70 بلین کا فائن جو ہے وہ پاکستان پہ لگنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ $700 بلین جو ہے $700 بلین یہ بتایا جا رہا ہے، روپے سوری $700 بلین روپیز جو ہے وہ پاکستان نے ٹیکس کے نام کے اوپر جمع کیے تھے پاکستانیوں سے، یعنی جو پاکستان کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس کلیکشن میں جو ہے کہا یہ گیا تھا کہ $700 بلین روپیز جو ہے وہ جمع کیے گئے گیس پائپ لائن کے اوپر۔ اس وقت وہ پیسہ کہاں ہے، کون کھا گیا، کہاں بھاگ گیا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، نہ ہی جواب دینا چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ پیسہ وہی کھا گئے ہوں گے جو ہر بار ہر جگہ کا پیسہ کھا جاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب ایک بار پھر پاکستان کو مصیبت میں جو ہے ڈال کے یہ لوگ خود جو ہے اپنے جیسے کہتے ہیں پیزا کھا رہے ہیں یا پیزا فرنچائز بنا رہے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ اب پاکستان کے اوپر مشکلیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک طرف IMF کا لون ہے جو واپس کرنا ہے، اور دوسری طرف یعنی اس کی قسط دینی ہے، اور دوسری طرف اس کی انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے جو فائن لگنے والا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں یقیناً وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً مطلب مجھے تو پورا یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹوپی ڈرامہ کر کے اور ایران کے ساتھ ہم باہر نکل آئیں گے۔ ایران کے پریزیڈنٹ جو بھی آئے ہیں
पाकिस्तान से होकर गए हैं, यकीनन उन्होंने भी गैस पाइपलाइन के ऊपर बात की होगी। अब वो ऐसे ही तो नहीं आ गए, लेकिन उनको भी पाकिस्तान की यकीनन जरूरत होगी, चाहे वो इजराइल के खिलाफ हो या चाहे किसी और कंट्री के। पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह के लोगों का साथ दिया है और इस वक्त देखते हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ता है। बात करेंगे महंगाई की। लोग ऑलरेडी महंगाई जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है और एक बार फिर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसको एक बार फिर बढ़ा दिया जाएगा। बिजली के जो कीमत है या बिजली के जो बिल हैं वो एक बार फिर लोगों को ज्यादा मिलने वाले हैं और इसलिए लोग जो है पक्की तैयारी कर लें। और ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहेगी, इसके बाद फ्यूल प्राइस और हर चीज ही महंगी से महंगी होती चली जा रही है। और फिलहाल तो गर्मी आ चुकी है, यकीनन लोगों को फैन भी ऑन करना होगा और यकीनन एसी वेसी भी कुछ लोग लगा लेते होंगे, तो वो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त तक उन्होंने जो बिल पे किया है उससे कहीं ज्यादा बिल उनको रिसीव होने वाला है। बात करेंगे सऊदी अरब की, और इस नेक्स्ट वीक में जी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के एमबीएस जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द वो पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे। और देखते हैं कि अब एमबीएस के साथ किस चीज पे बात होती है। वैसे तो बार बार कहा जा रहा है कि जी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है। उससे पहले आपने देखा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे अपनी डेलीगेशन के साथ, वो काफी दिन पाकिस्तान में रहे और फिर जाते जाते वो ये कह गए कि अभी हम गौर कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। बहरहाल अब एमबीएस जो है वो भी आने वाले, लेकिन एमबीएस के साथ साथ वो तो खैर मई में आ ही जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हैं। और बताया यही जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ इस वीक में जाएंगे सऊदी अरब का विजिट करेंगे और जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद एमबीएस विजिट करेंगे। यानी पहले शहबाज शरीफ जाएंगे, वहां पे कोई कहानियां सुनाकर आएंगे इस वीक में, जो वीक चल रहा है अभी, और उसके बाद जो है जब वो वापस आ जाएंगे तो उसके बाद एमबीएस ने भी पाकिस्तान का विजिट करना है। और देखते हैं कि इन विजिट से क्या निकलता है। यकीनन पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की अथॉरिटीज को यही इंतजार होगा कि कुछ पैसा सऊदी अरब से भी मिल जाए। तो पहला विजिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब का होगा इस वीक में, और नेक्स्ट विजिट एमबीएस का होगा पाकिस्तान की तरफ। देखते हैं बात कहां तक पहुंचती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए जो ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से बात करें, इमरान खान के साथ मिलकर काम करें, इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो पाकिस्तान में हम इन द फ्यूचर में आता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, उनके केसेस भी ऐसे ही खत्म हो जाएं जैसे शहबाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हुए थे या नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हुए थे या जरदारी साहब के केसेस आपको जानते ही हैं कि किस तरह से खत्म किए गए। जब सबके हो सकते हैं तो फिर इमरान खान के क्यों नहीं। और इमरान खान भी इसी मुल्क के सिटीजन हैं, पॉलिटिशियन है, और जाहिर है कि वो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक अच्छे तरीके से मिलकर मुल्क को चलाएं तो पॉसिबल है, लेकिन इस वक्त सभी जानते हैं कि मुल्क को कौन चला रहा है। और यकीनन ये किसी तरफ से इशारा ही हुआ है। जो इमरान खान के बारे में बात की गई कराची के विजिट पे, शहबाज शरीफ साहब जब गए और बिजनेस कम्युनिटी ने इमरान खान से बात करने का उनको मशवरा दिया, तो यकीनन ये बात कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई होगी, जो शायद अब ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान के साथ बातचीत कर ली जाए। अब किन शर्तों पर होगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, और जैसे ही हमें पता लगेगा हम डेफिनेटली आप लोगों को इस बारे में जरूर बताएंगे। हम बात करेंगे जी सऊदी अरब के जो किंग है यानी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये न्यूज़ भी पाकिस्तान के टीवी पे और हर जगह पे आप लोग यकीनन देख रहे होंगे। और जैसे जैसे हमें कोई नई खबर मिलेगी हम फौरन ही दोबारा हाजिर होंगे आपके पास अपने चैनल पे। तो प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।